अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम मश्क नंबर 22 पढ़ेंगे। शरीफ शो में आपका मैं खैर मकदम करता हूँ और इंतहाई शरीफ लोगों, इंतहाई शराफत से इस प्रोग्राम को देखने वालों, अल्लाह आपको और शरीफ बनाएगा। आप जितना उमर शरीफ को देखेंगे आप में शराफत आती चली जाएगी। मुझे देखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आदमी शरीफ हो जाता है और शराफत से लोगों से पेश आने लगता है, फिर हंसने लगता है, हंसाने लगता है, आपके गम भुलाने लगता है, आपको दुखों से बचाने लगता है, आपको खुशियों के करीब लाने लगता है। शरीफ शो आपका अपना शो है जिसमें हम आपकी बात करते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में होता है, हम उसे अदा करके सवाल बना देते हैं और उस शख्सियत के सामने रख देते हैं जिससे हम पूछना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह है। आज भी मैं एक सवाल रखूंगा। सवाल यह है कि आखिर हम सब मिलकर ये क्यों सोच रहे हैं कि यार हमको यहाँ से निकल जाए और पाकिस्तान से, समझा करो। कुछ लोग खड़े हुए आपस में शादी ब्याह किसी भी तकरीब में होंगे, बात ये करेंगे, यार हालात सही नहीं रहे, मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। अब कहाँ जाओगे भाई, कौन रखेगा हमें? देखो, हमें एक छोटे छोटे हालात से घबराना नहीं चाहिए। हर आदमी कह रहा है निकल लो, निकलने वाली करो उस्ताद, हालात ठीक नहीं है, ये आप समझ लो बहुत गड़बड़ होने वाली है, बड़ा लंबा गेम हो रहा है। अच्छा, उनको पता नहीं है गेम क्या हो रहा, कौन कर रहा। हर बात में वो एक ही नाम लेते हैं, अमेरिका कर रहे हैं। किसी का तंदूर गिर गया, अमेरिका भाईजान इन्वॉल्व है इसमें। वो किन्नू की रेडी उठा के ले गए, मैं बोल रहा हूँ ना अमेरिका कर रहे हैं भाई। किसी के घर बच्चा नहीं हो रहा, वो भी कह रहा है भाई ये अमेरिका है, अमेरिका। यार आखिर हम सारे इल्जामात एक दूसरे पे डालते क्यों हैं? क्यों जा रहे हैं हम मुल्क छोड़कर? सवाल ये पैदा होता है, हम मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हमें रहना चाहिए यहीं इसी ज़मीन पे, ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमें रहना चाहिए। दुख सुख आते जाते रहते हैं, छाँव धूप होती रहती है, सर्दी गर्मी चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर तो जो आदमी है वो बाहर चला जाता है। बात यह है कि 10 साल 15 साल में हम एक जनरेशन तैयार करते हैं, जिसे एजुकेट करते हैं, जिसे हम ट्रेन करते हैं, जो किसी किसी मुख्तलिफ फील्ड के अंदर वो स्पेशलाइज होते हैं। जब वो क्रीम तैयार हो जाती है तो एक लॉटरी वीज़ा अनाउंस होता है और हमारी तमाम नौजवान नस्ल वहाँ लॉटरी वीज़ा अप्लाई करती है और वो हमारी क्रीम छांट के ले जाते हैं। जाने वालों का कसूर नहीं है, इसलिए कि वो इसलिए जा रहे हैं कि हम उन्हें इतना पढ़ा लिखा के वालिदैन अब उन्हें बेरोज़गार सड़कों पे जब देखते हैं तो उन्हें दुख होता है। और अपने घर के हालात के तहत किसी को बहनों की शादी करनी है, किसी को बाप को इलाज कराना है, किसी को माँ की खुशियाँ पूरी करनी है, वो आदमी अपने ऊपर सारी कुछ लेकर के चला जाता है। वतन से खुशी से कोई नहीं जाता, हालात उसे लेके चले जाते हैं। जो चले जाते हैं, हम उनके लिए ये बात कहना चाहते हैं कि आज हमारे जो मेहमान हैं, जो चले गए वो भी हैं और जो वहाँ रह रहे हैं उनके मिनिस्टर भी हैं, लेकिन इनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आ रहे हैं, हम मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे हैं। इसलिए विदा, थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपके सामने हाजिर मेहमान के साथ, और मेहमान जिन्होंने हमारा दावतनामा कबूल फरमाया और यहाँ तशरीफ़ लाए, बेहद मशकूर, उनके पस पता मौजूद हैं। ऐसी शख्सियत, ऐसे पाकिस्तान के पहले सबसे कम उम्र मेयर रहे हैं वो कराची के। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी के फेडरल मिनिस्टर हैं, MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर हैं, कई मरतबा MPA MNA और बहुत सारी वजारतों में रहे हैं। हमारी आज के इस महफिल में तशरीफ़ लाने पर हम उनके मशकूर हैं और आपकी भरपूर तालियों में मैं उन्हें आने की दावत दूंगा। तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब फारूक सत्तार साहब।
वेलकम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और भाई आप जैसी शख्सियत को बुलाने का ये जो एजाज़ मुझे हासिल हुआ है, ये इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपने मोहब्बत से बुलाया, मैं मोहब्बत से चला आया। नहीं, लोग आपको नफ़रत से भी बुलाते हैं तो आप मोहब्बत से चले जाते हैं। ये मेरे ख्याल में यही हमारी तरबियत है और यही हमारी तहजीब ये है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो मैं उसी बात को कहूँगा जो मैंने देखा है। सबसे पहले मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि एक ये एक रिकॉर्ड है जो आपका है कि इतनी छोटी उम्र में आप मेयर बने थे कराची के, कि मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड था इससे छोटी उम्र का। मतलब कराची जैसे बड़े शहर के एतबार से ये एक रिकॉर्ड है कि 27.5 साल की उम्र में अल्ताफ़ भाई ने और कराची के शहरियों ने मुझे इस शहर की कुंजी मुझे सौंपी थी। क्या बात है, 1988। और आपने उस कुंजी से उस शहर को खोला और फिर उसकी आपने हिफाजत भी कुंजी की और आपने शहर की भी हिफाजत की और आपने साबित किया कि ऐसे नहीं कुंजी मिली थी, कुंजी देने वालों ने भी सोचा था और आपने लेकर के उस कुंजी की हुर्मत को भी ख्याल रखा आपने, और शहर का भी, और उसको तरक्की के रास्ते पे भी आपने डाला। जो मतलब ये हमारा एक मोटो रहा है कि साफ़ सुथरी हुक्मरानी, जिसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। यस। फिर उसके बाद आवाम की बिला इम्तियाज़ खिदमत, जिसमें कोई तफरीक ना की जाए, तमाम शहरियों की कोशिश की जाए, यकसा खिदमत की जाए बेशक, और जो तामीर और तरक्की है उसके अमल को तेज़ किया जाए और उसमें लोगों को ओनरशिप दी जाए। लोगों की मिल्कियत, उनकी शमूलियत और उनकी शिरकत के बग़ैर उन्हें हम उनकी तकदीर का मालिक नहीं बना सकते। तो लोगों को ज़िम्मेदार आप तब बना सकते हैं पहले उनके मामलात में उन्हें आप मिल्कियत दें। तो ये मेरे ख़्याल में हमारा फार्मूला है कि जिसके ज़रिए से मैं आप लोगों के दिलों तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ताकत अल्लाह ने आपको अता फरमा दी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं जो आप खुश उसलूबी से अदा कर रहे हैं। आप कई मिनिस्ट्रीज़ में रहे हैं, इस वक्त भी आप राब्ता कमेटी में जो डिप्टी कन्वीनर हैं आप, माशाल्लाह। बड़ा सियासी दौर देखा आपने, हर चीज़ देखी आपने, यानी कि सख्तियाँ भी देखी हैं, नरमियाँ भी देखी हैं, गर्मियाँ भी देखी हैं और हर माहौल आपने देखा। फ़र्क भी मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन पॉलिटिशियन जो है, बेदाग पॉलिटिशियन और ऐसी सियासत जो कि वाकई में समाजी खिदमात और पब्लिक को लेकर के चलने वाली और पब्लिक के साथ चलने वाली, इसके लिए एक सियासतदान में क्या कुछ होना चाहिए? वैसे तो उसकी जो सियासत का महवर है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी तहरीक का और जो अल्ताफ़ भाई का मोटो है वो यही है कि सियासत बराए खिदमत। अगर बुनियादी मोटो हैं और फिर कुदरती तौर पर आपका ताल्लुक़ मुतवस्सित तबके से है या गरीब तबके से है, तो उसमें आपकी आम लोगों तक एक्सेस भी बहुत ज़्यादा होती है, उन तक रसाई भी बहुत ज़्यादा होती है और फितरी तौर पर लोगों में ये बात है और हम तो ये दावा करते हैं कि हम लोगों के लोग हैं, यानी वी आर द पीपल ऑफ पीपल। हम उन्हीं में से हैं और उन मसाइल से भी फिर अगर आप गुज़रे हों जिन मसाइल की आप को हल करने का बेड़ा उठा रहे हों, जिसमें बेरोज़गारी भी हो सकती है, महंगाई भी हो सकती है, गुर्बत भी हो सकती है, तालीम की क्या कीमत है और तालीम और सेहत एक शहरी का बुनियादी हक़ होना चाहिए। सही। ये रियासत की तरफ से तालीम और सेहत ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में नहीं आना चाहिए बल्कि फ़ंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए कि ये सिर्फ पॉलिसी के तौर पर स्टेट अपना फ़र्ज़ निभाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ों की क़दर व क़ीमत आपकी ज़िंदगी में है, फिर वैगनों में आपने सफ़र किया हो, बसों में सफ़र किया हो, तो ये चीज़ें तो कुदरती तौर पर आपकी जो एक इर्तिका है, आपकी ख़ुद जो ग्रोथ हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपकी तरबियत में आ जाती है, तो फिर आप दूसरों के दर्द को महसूस ज़्यादा आसानी से महसूस कर सकते हैं। ये एक कुदरती बात है और मैं समझता हूँ कि अल्ताफ़ भाई को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ दिया है कि उन्होंने एक ऐसी टीम को निकाला है, उन्होंने जो पाकिस्तान में सियासत की है वो
जो मुरव्वजा सियासत है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उन्होंने मुतवसत और गरीब तबके की सियासत की है, और उनके दर्द को महसूस करके जो है वो उनके मसाइल को उजागर किया है और उनकी बेहतर और वसी तर नुमाइंदगी की बात की। और ऐसा हो तो शायद ये जो 62 साल का एडहॉगिज़म है हमारे मुल्क में, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए ये तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है। एंड चेंज इज़ दी ओबामा की तरह हमें भी कहना होगा कि चेंज इज़ द नेम ऑफ द गेम। और उसने मार्टिन लूथर किंग के इस ख्वाब को पूरा किया था कि आई हैव अ ड्रीम। तो चेंज इज़ द नेम ऑफ द गेम। और फिर अगर कोई एक लीडर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में जो पूरी कौम को इकट्ठा कर सके, तो फिर वो लीडरशिप हमारे अंदर ही से तो आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से लीडरशिप आएगी। और ये सब में सलाहियतें हैं, इन सब में काबिलियत हैं। ये सब अपनी अपनी जगह, अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, अपने शहर में, अपने कस्बों देहातों में यही लीडर्स हैं हमारे के वो कहते हैं ना कि अपने हाथों में लिए शम में यकीन आएंगे, अपने हाथों में लिए शम में यकीन आएंगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। वाह, ये कॉन्फिडेंस है। बहुत अच्छी बात। जब तक लोगों को उनकी तकदीर बनाने का हक नहीं दिया जाएगा और उनको शोल्डर्स के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, वो भी ये नहीं यकीन करेंगे कि हमें कौम का हिस्सा समझा जा रहा है। बिल्कुल। पर भाई आपके सामने ये शहर बना, बल्कि इसको मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे मुत्तहदा की क़यादत आती गई, जहाँ जहाँ मुखालफतें हुई, जहाँ बहुत अच्छा काम किया, वहाँ बेइंतहा तारीफ़ें भी हुई। मुत्तहदा कौमी मोमिन जिस तरह से आगे जा रही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आपको भी जो है ना पूरे पाकिस्तान में जो है ना तमाम जब सारी पाकिस्तान की पार्टियां कराची से इलेक्शन लड़ती हैं, सिंध से इलेक्शन लड़ती हैं, तो वाई नॉट कि भाई वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी जो है ना वो सारे सूबों से इलेक्शन लड़े और उसको भी वैसे ओपन आर्म मिले, ओपन हार्ट मिले और उनको भी इस तरह से वेलकम किया जाए। और एक ऐसी पार्टी जो कि खिदमत का जज्बा रखती है, काम करके अपनी कारकर्दगी दिखा चुकी है, तो क्या ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा ऐसा करना? देखें, सबसे पहले हमने ये कोशिश की थी कि हम महाजर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में तब्दील करें। ये 91 में हमने फ़ैसला कर लिया। 14 अगस्त 1992 1992 में हम इसका ऐलान करने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक रियासती ऑपरेशन हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और हमारी जो कौमी परवाज़ थी उसको रोक दिया गया और हमें पूरे पाकिस्तान में अपनी तंजीम कायम नहीं करने दी गई और हमें यहीं पर हज़ारों मावराए अदालत कत्ल हुए, गिरफ्तारियां हुई, तो उसमें हम उलझ गए। फिर उसके बाद 1997 में हमने मुल्तान के घंटा घर पर एक बहुत बड़ा जलसा किया, लेकिन वहाँ की जो बड़ी उस वक्त की जमातें थीं उनकी तरफ से और वहाँ के मकामी जो सियासतदान थे उनकी तरफ से काफ़ी मज़ाहमत हुई और वहाँ पर भी लोगों के ख़िलाफ़ एक रियासती क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद हुआ, तो हमें फिर वो सिलसिला बंद करना पड़ा। फिर एक हमने और बड़ी कोशिश की और बहुत तैयारी के साथ 2005 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के बाद जब तीसरे ही रोज़ अल्ताफ़ भाई की हिदायत पर 1500 रज़ाकार KKF के और MQM के वहाँ पहुँचे जी। तो लोगों ने जिस तरह उनको वहाँ के मुतासरीन के साथ शाना बशाना उनके दुख और सुख में शरीक होते हुए देखा और उनको उस नफ्सियाती सदमे से निकालकर दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने का जो अमल था, उसमें MQM का जो किरदार था, MQM के पार्लियामेंटेरियंस का, वज़रा का और जो रज़ाकारों का, तो उससे हम पूरे मुल्क में हमारे बारे में एक जो तासुर कायम हुआ था, एक मनफी प्रोपेगेंडा हमेशा हुआ, तो वो मैं समझता हूँ ज़ायल होना शुरू, हमारे लिए वो सारी रास्ते खुले। फिर हमने कोशिश की 2005 के बाद, तो 2008 के इंतखाबात तक पहुँचते पहुँचते फिर रुकावटें आईं, लेकिन हमने इंतखाबात लड़े पहली मरतबा पूरे मुल्क से और हमने अगर सिंध से हमने 25 लाख वोट लिए तो हमने कोई 8 लाख या 7-8 लाख वोट जो है हमने पूरे पाकिस्तान से भी लिए। तो हम फिर आज़ाद कश्मीर से हमने 2 नशिस्तों में कामयाबी हासिल की और अब मैं समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिश हो गया जब गिलगित और बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने दूसरी पोजीशन हासिल की और एक नशिस्त से सबसे भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, तो मैं समझता हूँ इससे रजिस्टर हो गया कि MQM
एक कौमी जमात है और अभी एक इलाकाई जमात नहीं है। और इंशाल्लाह वहाँ से जो पंजाब के किसान, हारी और वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनके जहनों में भी ये बात थी कि भाई शायद एमक्यूएम इलेक्शन नहीं जीत सकती, तो जीतने वाली जमात या जीतने वाला घोड़ा है उसी पर दाव लगाएं, ये भी एक बात है। सही। और वहाँ पर जो जाहिर है कि एक मौरूसी सियासत है, एक मौरूसी सियासत खानदानी है, बिरादरी का एक रिवायती सियासत है, एक वडेरों जागीरदारों की सियासत है। तो मैं समझता हूँ कि जब उसका मिथ टूटेगा और लोग उससे बाहर निकलेंगे और फिर अपने ही दरमियान में से वहाँ लीडरशिप आएगी। तो हमने तो ये भी कहा है कि एमक्यूएम वहाँ पर कायम हो ना हो, अगर वहाँ लोग जो वोट देते हैं वो सिर्फ वहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरों से, रहनुमाओं से ये डिमांड करें कि वो आम लोगों को टिकट दें, सियासी कारकुनों को टिकट दें, तो मैं समझता हूँ उससे मुल्क में एक तब्दीली हो जाएगी। शायद फिर एमक्यूएम की वहाँ ज़रूरत नहीं है। हम तो कितनी खूबसूरत आपने बात की है कि आप ये इख्तिदार की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिस्टम को चेंज करने की बात कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात है कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि हमें दें वोट, हमें आजमाएं, आप कह रहे हैं नहीं, आप वहां से ही किसी को ले लें, लेकिन वडेरे को उनको दोबारा ना लाएं, बल्कि अपने में से क़यादत निकाल के अपने में से एक हारी, एक किसान को, एक जो हमारी खातून है, माँ बहन है, उसको ख़वातीन को एम्पावर करें, बहुत अच्छी, बेरोजगार लोगों को, नौजवानों को एम्पावर करें, उनको आगे लाएं, पढ़े लिखे लोगों को लाएं। नहीं है तो वो सामाजिक कारकुन, एक स्कूल का टीचर या प्रिंसिपल, उसकी एक गांव देहात में बड़ी इज्जत होती है, उसको लाएं। अगर उसको कौमी असेंबली में ले आए तो मैं समझता हूँ कि वो जितनी बेहतरीन नुमाइंदगी करेगा कोई नहीं कर सकता, शायद कोई और नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत बात। एक एरीज जो होता है ना, वो आर्टिस्टिक भी होता है। आप में आर्ट की कौन सी सिफ्त है? देखिए, फनकार होने का मतलब ये कि आप एक बड़ी हसास आपकी नेचर हो, बहुत सेंसिटिव हो, तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक दर्दमंद सियासतदान जो है वो, और दर्दमंद दिल रखने वाला जो सियासी कारकुन होगा, उसको हसास होना पड़ता है। तो वो भी एक फनकाराना जिसे अंदर कहते हैं ना, उसकी भी एक, आपके अंदर एक फनकार है, लेकिन वो और उसमें फिर उसका शौक फ़नून लतीफ़ा के साथ वो होता है, उसकी मशागिल में होता है। गज़ल गायकी हो, जो है वो शोरा को पढ़ना हो, आप किन शायरों और अच्छी फिल्में देख लेना हो। तो ये आप उधर आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, शायर कौन से आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, गालिब मैं समझता हूँ कि उनका तो कोई सानी है ही तो आप नहीं। अपने ज़माने की बात कर रहे हैं ना, गालिब की। मैं समझता हूँ कि अगर गालिब नहीं होते तो उर्दू अदब नहीं होता ना। गालिब नहीं होता तो, और उनको उनके ज़माने में इतना नहीं समझा गया जितना बाद में समझ में आए वो लोगों की। तो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, आँख ही से जो ना टपके तो फिर लहू क्या है। तो ये बहुत खूबसूरत बात। आपको शेर व शायरी, रोमांस एक ऐसी चीज़ है जिस इंसान में ना हो वो फिर मुकम्मिल नहीं होता। बिल्कुल सही। इस पे बिलीव करते हैं आप? बिल्कुल बिलीव करता हूँ। तो लव की किन मराहिल से गुजरे? ये वो एक सियासतदान, एक फेडरल मिनिस्टर, एक डिप्टी कन्वीनर, एक मुत्तदा के रहनुमा से हटकर एक फारूक सत्तार भाई से मैं बात कर रहा हूँ कि रोमांस फितरत है इंसान की। हाँ, देखिए, हर इंसान में रोमांस होता है। फिर जो आर्टिस्ट हो, डॉक्टर भी बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत उसे भी सेंसिटिव होना चाहिए। उन्हें तो अंदर का सारा पता होता है, डॉक्टर को तो अंदर का सारा पता होता है, सारा पता होता है उसे। वो तो नज़रों से स्कैन करता है बिल्कुल सही, कि इंसान के दिल में क्या है, वो उसकी बातों से अंदाज़ा लगाता है कि इसके दिल में नफ्स देखकर बता देता है कि इसका मर्ज क्या है, अमराज क्या है, और फिर सही मर्ज के लिए सही दवाई देना ये भी ज़रूरी है। अब उसमें आपने कोई दवाइयाँ दी हैं? अब उसमें हुआ ये, मैं आपको बताता हूँ कि मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो ये भी एक सूरत है, मर्ज बढ़ता गया, ये भी। तो उसमें सूरत ये है कि कॉलेज के ज़माने में देखे जहाँ को एजुकेशन है, हाँ, और इंसान फिर अपनी उम्र के जिस हिस्से से गुजरता है, तो वहाँ पर जाहिर है कि ये भी एक फितरी तौर पर एक साइन होता है, साइन होता है, एक स्टॉप का, जहाँ बंदा रुकता है, एक बंदा रुकता कुछ देर के लिए। अच्छा, लेकिन वहाँ अल्ताफ़ भाई ने हम पर इतनी सख्त निगाह रखी हुई थी, और ऐसी नज़्म ज़ब्त के हवाले से तरबियत हुई थी, और एक इनकलाब लाने की ऐसी जो है वो जहद में हम लोग थे
कि कॉलेज का ज़माना जिस तरह गुजर गया पता ही नहीं चला, और वो हसरत जो थी वो दिल की दिल में रही कि भाई वो आप वो कर ही नहीं कि सके हम भी रोमांस। वो टक शॉप में, कैफेटेरिया में वो कॉफ़ी पिए, वो कोशिश की। बातें, वो किताबों में पर्चे, हाँ, वो किताबों के ज़रिए से कोशिश किताबों की के जरिए कुछ बातें। कि अपनी जूनियर्स को पढ़ाते थे। हाँ। तो उसमें कभी कभी होता था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते थे लड़कों को कम पढ़ाते थे। ऐसा होता है, ये होता है। ये एनएसएफ थी, जमीयत थी, एपीएमएस होती, ये सब में मैं ये देखता था, ऐसा था। अच्छे। इसका पता बाद में चला। हाँ, ये सिलसिले होते हैं, होते हैं। लेकिन वहाँ कोई इस्टेब्लिश नहीं हुई, कोई ऐसी establish नहीं हुआ। इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, क्योंकि आपने कहा ना कि नजर और आप फिर- पे थी, सख्त थी। हाँ। और आपकी तरबियत ऐसी थी कि आप लोग इधर लेफ्ट राइट पे निकल नहीं नहीं सकते। निकल नहीं सकते थे। आप पे एक दो आंखें फोकस थी आपके ऊपर। हाँ, कि वो देख रही थी। वो दो आंखें भी थी। वो- फिर जाहिर है कि जो एक सियासी कारकुन जो हम जिस सियासत को लेकर आए थे, उसमें ये फिर हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे मेरे हाँ, ख्याल नहीं, में। सही बात है। ये मसला था। अब फिर जब बाद में इतनी मेहनत का सिला मिला और तवक्कुआ से ज़्यादा जब कामयाबी मिली, जो अल्ताफ़ भाई की मेहनत रंग लाई और अल्ताफ़ भाई ने शहर की कुंजी हवाले की, और उसके बाद फिर वो जो कॉलेज के लोग आते थे, जो डॉक्टर्स थे, जो क्लास फेलो थे, वो जब साथ आते थे, फिर रोमांस हुआ कोई? फिर उसके बाद तो फिर गुंजाइश नहीं रही। फिर जो हम अपने वक्त में जिन लोगों को देखते थे, इस तरह के सब लोग जिधर वो उधर देखते हैं, हम देखने वालों की नज़र देखते हैं। और खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। तो जब उनको देखने का वक्त आया तो वो ऐसा था कि वो फिर कोई एक बच्चे के साथ आ रही है, कोई दो बच्चों के साथ आ रही है ये सूरत आती थी। तो बहुत और आ रही है और कह रही है अंकल को सलाम करो बेटा। उनको सलाम करो, बिल्कुल सही। तो वो बिल्कुल इस तरह था कि ये यानी कि ये जो गोल्डन टाइम होता है इंसान का, हसरत उन गुंचों पे जो बिन जो खिले बिन मुरझाए। खिले मुरझाए। अब जब हमारी ये हालत है तो आप अल्ताफ़ भाई की हालत का अंदाज़ा लगा बहुत सकते हैं कि बार फिर तो- उन्होंने, हम तो दोस्तों में अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करते हैं। कुछ लोग आपके होते हैं दोस्तों सही, में सही। जिनके साथ आप दिल की बात भी करते हैं। सही। अब बताइए, अल्ताफ़ भाई हमसे अक्सर ये कहते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स किसको बताऊं, मैं अपने दुख दर्द किसके साथ शेयर करूं। शेयर करूं। तो मेरे ख्याल में फिर उनका जो रुतबा और मर्तबा है, उसका अंदाज़ा हम उनकी इन कुर्बानियों से लगा सकते सही हैं। मैं बात। इसलिए बार बार लाता हूँ। अरे फिर जब मेयरशिप आई तो फिर घर वालों की तरफ से भी प्रेशर बढ़ा कि भाई कुछ एक रोमांस जो है वो तो तकमील को पहुंच गया। हाँ, और अब दूसरा एमकेएम ने जो है वो अब जो हुकूमती सतह पे एक लोगों से एतमाद ले लिया। अब हमारा भी एतमाद है, उसका भी कुछ भरम रखो। हाँ करो करना है। हरे गुरो करना है। उसमें फिर ख़ानदान में तो नहीं, ख़ानदान से बाहर लव मैरिज की आप लव मैरिज कह सकते हैं, मिक्स लव एंड अरेंज कह सकते हैं। सेमी लव मैरिज। सेमी लव मैरिज वो हुई। वो किसी वजह से पहली शादी नहीं चल सकी, सस्टेन नहीं किया उसने, वो डाइवोर्स पर जो है वो ख़त्म हुई। और ये लोगों की कॉमन नॉलेज, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद मेरी दूसरी शादी हुई। तो पहली वाइफ का नाम अफशा और मेरी दो बच्चियां जिससे। दूसरी वाइफ शाहिदा, वो मेरी एडवाइज़र थी। शहर की ब्यूटिफिकेशन का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, एनवायरनमेंट का। हाँ, तो वो शहर की ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ सोचा कि ज़िंदगी की ब्यूटिफिकेशन की तरफ होनी चाहिए, तवज्जो दी जानी होनी चाहिए। चाहिए। तो शाहिदा की भी दूसरी शादी थी। अच्छा। और मेरी भी अब दूसरी शादी थी। तो अब हमारी इस दूसरी वेडलॉक से हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, और उसकी वजह शायद ये है कि मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। ऐसी कैफियत ना बन ऐसी जाए। कैफियत ना पैदा हो जाए कि मेरी दो बच्चियां हैं, शाहिदा के 3 बच्चे हैं, और फिर हम दोनों के बच्चे होते तो वो फिर तो वो 3 फैमिलियां बन जाती। 3 फैमिली बन जाती। और भाई इतनी थका देने वाली ज़िंदगी है, जहन भी थक जाता होगा आपका। आपको इतना मूव करते हैं, इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, इतनी दुनिया में जाते हैं, इतनी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। किसको सुनते हैं जिसको सुन के आपको सुकून मिले? और मौसीकी भी रूह की ग़िज़ा, इस तरफ है कुछ रग़बत आपको? जगजीत चित्रा को बहुत ज़्यादा सुना, लता मंगेशकर को बहुत सुना, माशाल्लाह। मेहदी हसन को बहुत सुना और बहुत सुनते हैं। मुन्नी बेगम भी हैं, वाह। और फरीदा खानम हैं, इकबाल बानो हैं, आसिफ अली हैं, ग़ुलाम अली हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़े गज़लें और गीत और आपको मतलब गज़लें पसंद हैं? पसंद है।
कि गज़लें आपको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत इंस्पायर करती हैं। करती हैं आप? और उसमें भी कहीं अशार जो हैं वो रोमानवी अशार तो होते हैं, लेकिन इनकलाबी अशार भी गज़लों में फिट हो जाते हैं। बहुत होते हैं बिल्कुल होते हैं। कि हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम हम भी देखेंगे। देखेंगे। ये भी एक खूबसूरत, हालांकि फैज़ अहमद फैज़, नज़मी अंदाज है, लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज है और बहुत पसंद किया जाता है। और इसको बार बार टीवी पे आना चाहिए। ये चीज़ें एक आदमी में जज्बा पैदा करती हैं। बेशक। इस जज्बे को ही जगाने की ज़रूरत है। ये माहौल चल रहा है हमारा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, अब हमारे जो मेहमान फ़नकारा तशरीफ़ ला रही हैं, उनके बारे में ये मैं आपको बता दूं कि वो ऐसी फ़नकारा हैं जिन्होंने एक बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि थिएटर से, स्टेज शो से अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया और छोटी छोटी गैदरिंग्स करते 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 वो इंटरनेशनल लेवल तक, अमेरिका और यूरोप और इंग्लैंड और ये जितनी, दुबई, ये तमाम कंट्रीज़ में उन्होंने शोज़ किए। और नाम तो उनका है मुन्नी बेगम, लेकिन फ़न उनका मुन्नी नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं है, बल्कि एक पुख्तगी है। उनकी गायकी का अपना अंदाज है, अपना स्टाइल है। खुद हारमोनियम पर परफॉर्मेंस करने वाली वो शायद पहली खातून है जो खुद ही हारमोनियम प्ले करती है और खुद ही गाती हैं, और बड़ा दिलकश अंदाज लेकर के। पाकिस्तान के तमाम बड़े शायरों को उन्होंने गाया है, और जिन शायरों को उन्होंने गाया है, कई शायर उनके गाने से मशहूर हो गए। बहुत दिलकश अंदाज है। ये भी पाकिस्तान से बाहर शिकागो में शिफ्ट हो गई हैं और शिकागो से यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। हम उनके बहुत मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में झूम बराबर झूम शराबी। आप समझ रहे होंगे शायद मैं किसी टोन आदमी को बुला रहा हूं। जी नहीं, मुन्नी बेगम। आदाब। आदाब। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। मुझे एक बात बताएं, आप कब पैदा हुई थी? क्या सन था वो? आपके 2 साल बाद। बस यही याद है मुझे। अम्मा कहती थी कि बेटा का जब उमर पैदा हुआ तो 2 साल का हुआ था ना उमर शरीफ, तब तुम पैदा हुई थी। तो भाई यार, कितनी तेज है आप। नहीं, तेज नहीं, हकीकत है ये। अच्छा, आप मुन्नी बेगम थी। मुन्नी थी मगर बेगम थी आप। ये मेरी समझ में आज तक बात नहीं आया। आपका असल नाम मुझे पता है क्या है, नादरा। तो आप नादरा बेगम रख लेती। आपने जो मुन्नी लगाया है, इस मुन्नी में क्या है वो जरा मैं देखना चाहता हूँ। आप देखिए ना, नजर आ रहा है ना जो मुन्नी में। नहीं, ये एक वो है ना अपना जहन मुतमईन करने वाली बात। नहीं नहीं कि मैं मुन्नी हूँ, है ना। 2 साल बाद उमर शरीफ के पैदा हुए। हाँ। मेरे भी 2 साल बाद। देख यार, कितनी अच्छी बात है। और अब तक मुन्नी बेगम हूँ। ये नाम आपको कोई गिफ्ट हुआ है? इसकी कोई बशारत हुई थी आपको? नहीं, ये कुदरती है, कुदरती नाम है। तो वही ना, बशारत हुई ना। बशारत हुई होगी कि अपना नाम मुन्नी रख लो। किसी ने आके ख्वाब में कहा होगा, है ना। जी जी। ये घर वालों के ने रखा था? नहीं, ये मेरे घर वालों का ही था रखा हुआ नाम। नादरा। नादरा तो छोटी सी थी, असल में स्कूल में पढ़ती थी मैं, ढाका में शाही। तो छोटी सी तो स्कूल में पढ़ेंगी, कॉलेज में कैसे पढ़ेंगे? छोटी से 5-6 साल की थी मैं, स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ से स्कूल से म्यूजिक का क्लास लिया। तो वहाँ पे एजुकेशन वीक मनाया जाता था ढाके में, इस पाकिस्तान एजुकेशन वीक। यहाँ से गाना शुरू किया आपने? वहाँ उस कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था। तो उस पर मैंने 3 चीज़ें गाई, एक बंगाली गाना और एक नात और एक गज़ल। तो तीनों में मैं फर्स्ट आई। तो मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी है, मुन्नी सी है, और इसका नाम नादरा बेगम रखा हुआ है। फिर मेरे अब्बा को बुलाया गया, कहने लगे कि इसका नाम चेंज कीजिए और ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनेगी, इसको म्यूज़िक सिखाइए। तो वहाँ से मेरा नाम भी चेंज हो गया और मुन्नी रख दिया। मेरी दुनिया भी बदल गई। नहीं, मुन्नी रख दिया। अब उस शनाख्ती कार्ड का जो इदारा है उसका नाम नादरा रख दिया। इनका नाम लेकर और नादरा रख दिया। और एक नादरा अदाकारा कत्ल हो चुकी है।
मैंने डर के मुन्नी फिर है नहीं। आपने मुन्नी रख लिया। जब शादी हुई होगी तो कैसा अजीब लगा होगा मुन्नी। साथ में बेगम भी तो है। तुम्हें कबूल है मुन्नी? मतलब मैं मुन्नी से मुझे ये नादरा बेगम के नाम से हुआ नहीं, था। जब कोई आदमी पैदा होता है, फरवा कोई लड़का पैदा होता है, उसका छांट के पहले दिन ही ऐसा नाम रख देते हैं, समझे ना? नहीं रख देंगे, उसका नाम रख देंगे हशमतुल्लाह। आधे घंटे के बाद 50 साल का लगने लगता वो हशमतुल्लाह। तो ये आपने कोई साजिश जहन होगा ना कि मैं मुन्नी रख लूँ। मुन्नी एक बात बता, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिली आपको माशाल्लाह, हुकूमत ने नवाजा आपको, पाकिस्तान के लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, नो डाउट। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ गज़ल सुनी जाती है वहाँ आपको लोगों ने सुना है। कैसी लगती है ये शोहरत? बहुत अच्छा लगता है। वो किसको बुरी लगती है भाई? नहीं, बुरी तो किसी को भी नहीं लगती है, लेकिन फिर बाज लोगों को हजम नहीं होता है, बाज लोगों को शोहरत ये हजम हो चीज जाता है। आपने शोहरत को बड़ा ग्रिप में रखा, आपने उसको अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। नहीं। आप शोहरत पे सवारी की आपने, मैंने अपने आप को शोहरत भूला आपने नहीं। बेशक, शोहरत को अपने जगह अलग रखा, अपने ज़ात को मैंने अलग रखा, भूली नहीं मैं। भूली नहीं। वाह, क्या बात, क्या बात। आपने जिन शायर हजरात को गाया वो कभी आपके ख्वाब में आए नहीं, कि हकीकत भाई में आते तुमने थे। इतना हमारे गीत गा गा के कमा लिया है हमारी गज़लों से, आपने और अजीज़ मियाँ ने, तो आपने कोई रॉयल्टी दी उनको? कमर उस्ताद कमर जलाल भी क्या बात। आप उनको देने की बात कहते हैं, मुझे ही नहीं मिली। हैं? हाँ, आप क्या आज तक फी सबीलिल्लाह गाती रही? अब अभी तक तो यही चल रहा है। फी जब तक EMI कंपनी था तो वो उनको भी देते थे, मुझे भी देते थे। जब वो कंपनी खत्म हो गया तो फिर कोई रॉयल्टी नहीं है। शराब बहुत गाई आपने? जी हाँ। क्या कोई एजेंसी ली हुई थी आपने? नहीं, और भी नशे थे, चरस था, गांजा था, अफीम थी, हैं उस जी, वक्त हेरोइन थी, अब तो समद बाउंड भी आ गया है। इतने नशे थे, आपने ये शराबी क्यों चूज किए? क्या मेरे दौर में वही मशहूर था। आपके दौर में? आपके दौर में 1970 वो और आपके दौर। 76 में, आपके और मेरे दौर में वो चीज़ ही मशहूर थी बहुत। शराबी बहुत मशहूर। तभी मतलब ये सब बच्चे नशे हैं इसलिए नहीं गाया। मुन्ने नशे। मुन्ने नशे हैं। मुन्ने नशे। मुन्नी के मुन्ने नशे। अच्छा मुन्नी, अगर मिसाल के तौर पे आपको समद बॉन्ड पे या हीरोइन पे गाना पड़े तो क्या क्या गाती हैं आप हीरोइन पे? चर्च पे क्या गाती हैं? क्या गाती हैं आप चर्च पे? पता नहीं, वो तो शायर पे था कि शायर जो लिख के देता वही गाती। कौन सी गजल ऐसी थी जिसने एकदम तूफान मचा दिया, मुन्नी आ गई, छा गई? क्या हुआ था? एक बार मुस्कुरा दो आए और ए मेरे मेरे हमनशी। हमनशी। चल कहीं और कहीं चल, और चल। इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह सह लेते लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। वाह, Thank you. यही कागज के इंसानों पर, कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है। वाह, माशाल्लाह। कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है, प्यासा खड़ा हूं मैं और चारों तरफ पानी है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अरे माशाल्लाह। अभी जो नई है वो है आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपको तो ज्यादा पता होगा। आप एक खातून हैं, आप एक खातून हैं, ये क्या मैसेज दे रही हैं आप? आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। तो मेरे मैसेज के बगैर भी इसी तो के गुजर बाद रहे तो हैं। तालिबानाइजेशन हुई है पाकिस्तान। गायब हो गया। ये बात तो बहुत आगे चली जाएगी चली गई आगे बहुत। अच्छा क्या इसका पूरा क्या है? आवारगी में हद से आवारगी में हद से लेकिन गुजर जाना कभी-कभार। चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। घर जाना चाहिए, ये होना चाहिए था, लेकिन कभी कभार तो घर आना चाहिए। ये बीवी कह रही है बेचारी फोन पे कि आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो घर आना चाहिए। इसको ऐसे कर लेता। आपने छांट छांट के वो गजलें गाई हैं जिनमें मर्दों की बदनामी का बाइस बना। कोई इंतकामन आपका ऐसा था? नहीं, आप ऐसा महसूस करते, ऐसा है नहीं। महसूस क्या कर रहा है? महसूस करा रही हैं। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए मेरे गजलों से। मैं कोई किसी हसास इदारे में काम नहीं करता हूँ। नहीं वरना आप जितना मतलब उसको बना दिया कि मतलब सब छांट छांट के मर्दों के लिए नहीं, और क्या? औरतों के लिए भी है। एक बार मुस्कुरा दो, फिर ये तेरी सूरत औरतों के निगाहों लिए एक में बार फिरती मुस्कुरा रहे। दो? हाँ,
औरतों से लोग कहते हैं कि एक बार मुस्कुरा दो, नहीं, औरतें भी तो कहती है एक बार मुस्कुरा दो। मुस्कुराने का मौका ही नहीं देती औरतें। रुला रुला के तबाह कर दिया। औरतों ने रुलाया ना, ये कब्रिस्तान किसने भरे हैं? औरतों ने। मुझे बताएं कौन कौन आदमी किसके लिए काम करता है? औरतों के लिए ना, बच्चों के लिए। क्या बात। और भाई मुझे एक बात आप बताएं, बड़े बहुत प्यारी बात कर मैं आपसे पूछने लगा हूँ। हम लोग जब देखते हैं कि कोई एक शख्स हम में से निकलता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत सेक्रीफाइस करता है, अपनी दिन रात एक कर देता है कौम की खिदमत के लिए, उसकी सोच के लिए, जैसा मैं कहूँगा कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब, कितनी अल्ताफ़ भाई की सोच है। आप मुझे एक बात बताइए, वो क्या करते हैं वहाँ लंदन आप जाते हैं, वो कैसे उन्होंने अपने शब रोज़ वो किए हुए हैं डिवाइड? भाई दरियाए थेम्स पर कभी उन्होंने विजिट नहीं किया, मादाम तुसो म्यूजियम जो है वो नहीं देखा उन्होंने। हालांकि वो उधर ही है, हालांकि लंदन में ही है। इसका मतलब ये है कि वो फिर उनकी मूवमेंट पर भी जो है वो थोड़ा सा उन्हें एहतियात करनी पड़ती है, जाहिर है। तो इसलिए वो ज़्यादातर अपनी लाइब्रेरी है या अपना कमरा है, ड्राइंग रूम है, वहीं तक महदूद हैं। और टेलीफोन के ज़रिए से फिर ऑफिस आते हैं वो, जो हमारा इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है, जी जी, और टेलीफोन के ज़रिए से वो ज़्यादातर हम सब लोगों से राब्ते में रहते हैं। फिर उसमें ईमेल भी है, फैक्स भी है, टेलीफोन पर जो जो जी देखिए कि आप आवाज़ की, आपकी आवाज़ की तासीर है, लता की आवाज़ की तासीर है, मेहदी हसन की आवाज़ की एक तासीर है, तानसेन की एक तासीर थी, एक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की तासीर थी। एक तासीर देखे, एक सियासी लीडर हैं, माशाल्लाह से, उनकी आवाज़ की तासीर देखें आप माशाल्लाह। कि लाखों आदमी उनकी गायबाना तौर पे सुन रहे हैं। ये एक बड़ा मैं समझता हूँ एक ये मैं इस ये रीसेंट हिस्ट्री में इसकी मिसाल दुनिया में भी कहीं नहीं मिलती है। बेशक, बिल्कुल। बड़ी बात है। यानी लाखों के और बड़े से बड़े मजमुओं से खिताब किया उन्होंने, खिताब किया वहाँ माशाल्लाह। से। तो ये मुन्नी, तुम्हारा कभी सियासत में आने को दिल करा? झूठ नहीं बोल, अंदर है तुम्हारे को लीडर में? मेरे पता है। नहीं मेरे अगर लीडर बनना- है ना, फिर हाँ? क्या है, मेरे लीडर तो हैं। आपके लीडर हैं? हाँ, मेरे लीडर हैं। आपको शौक है सियासत में आने का? नहीं, क्योंकि मेरा इतना काबिलियत इतना नहीं है, मैं मौसीकी की दुनिया की इंसान हूँ। नहीं तो आपको मौसीकी की खिदमत करें। हाँ, कर रहे हैं। आप आगे सियासत में म्यूजिक की आपको वो एकेडमी बनानी चाहिए। देखिए पता क्या, हम लोग अब मुन्नी बेगम हमारे सामने, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हम लोग है ना सब्स्टिट्यूट नहीं बनाते, हम टैलेंट बना लेते हैं, उसको पजीराई दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। हम दूसरी मुन्नी बेगम नहीं है हमारे पास है ना, बैकअप नहीं होता। जो हमारे पास एक बंदा गया, अब हमारे पास बंदा नहीं है, अब हमारे पास नुसरत अली खान नहीं है, हमारे पास मियादाद नहीं है। मियादाद देखिए हमारे पास बदकिस्मती, देखिए हमारे पास। तो मकसद कहने का है कि फारूक भाई, क्या हुकूमती सतह के ऊपर, मैं आपसे, आप भी हुकूमत का एक हिस्सा है, ये जो हमारे मुल्क में आर्टिस्टों का एक प्रॉपर, एक तो यूटिलाइजेशन नहीं है उनकी, कोई एकेडमी नहीं है, किसी किस्म की इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है, सरपरस्ती नहीं नहीं होनी है, चाहिए। और कभी भी किसी पॉलिसी में किसी गवर्नमेंट ने आर्टिस्टों के लिए कोई बजट नहीं रखा कि यार ये इंडस्ट्री बनाने का बजट है। हालांकि लोग अगर हमसे काम लेना चाहें तो हम मुल्क के बहुत काम आ सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल इंडिया है। बिल्कुल, इंडिया ने अपने कल्चर को, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को इतना प्रमोट किया कि आज वो उनके आर्टिस्ट उनके रियल एम्बेसडर हैं, वो जहाँ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये पैटर्नाइजेशन से होता है, ये और होता है। स्टेट पैटर्नाइजेशन के बगैर ये हो नहीं सकता हो नहीं सकता। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, खेल हो, खिलाड़ी हो या फनकार हो, उनकी सरपरस्ती ज़रूर और इदारे बनानी चाहिए। इस खेलों में एकेडमीज़ हों, म्यूज़िक में एकेडमीज़ होनी चाहिए, और जो फ़नून लतीफ़ा के शोबे हैं सब में उनकी एकेडमीज़ होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन और रियासती और हुकूमती सरपरस्ती लाजमी है, उसके लाजमी बगैर है। आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसका एक बजट होना चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। एक बजट हो, कम से कम हमें कुछ स्टूडियो बना के दे दें, बिल्कुल। हमें कुछ इक्विपमेंट ला करके दे दें। इंडस्ट्री एक सवाल है, आखिर हम लोगों ने 25-25, 30-30, 35-35 साल इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो क्या इसमें तुम क्यों नहीं अकेडमी बनाती यहाँ पे कोई गाने की?
नहीं, बनाना तो चाहिए, क्योंकि देखिए ना, मौसीकी का जो बुनियाद जो है वो तो क्लासिकल तो थोड़ा शुरू होता है, उसके बाद फिर बाकी सारे म्यूज़िक, आप गज़ल गाए या पॉप कोई भी है, लेकिन असल जो है उसका, जैसे आप कोई भी किताब भी पढ़ते हैं ABCD या अलिफ बे, तो ऐसे मौसीकी का भी अलिफ बे है। अगर ऐसा कोई एकेडमी यहाँ पे बनेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर उस पर हिस्सा लेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं किसी काम आ सकूँ। बड़ी बड़ी महफिलों को मुन्ने, आपने यकीन कीजिए, आपने पाकिस्तान की सकाफत को बहुत आगे तक लेकर के गई। गज़ल के अंग को आपने बड़ा उभारा है, और उसमें एक खातून होने के नाते मैं समझता हूँ कि इतनी ग्रिप रखना बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर कमाश के लोग बैठे हुए होते हैं महफिल में, गैदरिंग में, लेकिन आपने उसमें अपने देखिए फ़न जो है ना, उसकी पाकीज़गी रखना बड़ी ज़रूरी है। सही। सुर की पाकीज़गी गले के अंदर जो लता मंगेशकर ने अपनी कायम रखी, स्टिल वो उसको वो कर रही है ना, तो आपने भी रखा। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छे काम किया आपने, बड़ा कुछ किया, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे ही हमारे फारूक सत्तार भाई ने जब मेयर रहे तो कराची को बहुत कुछ बनाया, और इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो माशाल्लाह कराची इतना खूबसूरत हो गया है, मैं तो कहती हूँ कि किसी को स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, और शिकागो जाने की भी जरूरत जरूरत नहीं है किसी को। शिकागो, अभी शिकागो नहीं में जाएंगे। नहीं जाए आप, वापस आ जाए भाई, अपने मुल्क में रहना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने मुल्क में रहें। देखिए अब मैं, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर के खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना यार। नहीं है अगर बिजली तो कोई बात नहीं है यार, नारा मान लिया करो दिल में, राजा परवेज अशरफ जिंदाबाद। मैं तो एक अपने दिल में उनको नारा लगाता हूँ जिंदाबाद का, कोई बात नहीं। और महंगाई है, आटा नहीं है, बिजली है, तो अपना मुल्क ना यार, बिल्कुल, इसमें रहना तो यहीं पड़ेगा ना। बेशक, हम कहाँ जा सकते हैं, कोई और लोग हमें रखने पे तैयार ही नहीं है, और हम कहीं एडजस्ट भी नहीं हो सकते। सही। हमारी जो आदतें हैं, हम कहाँ रह सकते हैं, और हमें इस टुकड़े की हिफाजत करनी चाहिए इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए जो हमारी आदतें हैं ना, हमें कोई नहीं रहने देगा कहीं। यही मुल्क होगा इंशाल्लाह ताला, तो हम ता क़यामत इसमें रहेंगे, तब रहेंगे जब हम एक दूसरे को रहने देंगे। सही। जब मैं आपको आपके पूरे हक के साथ रहने दूंगा और आप मुझे मेरे पूरे हक के साथ रहने देंगी, तो हम कभी परेशान नहीं होंगे। और बस दिल बड़ा रखना चाहिए। दिल बड़ा। अगर हम शहरों को ऐसा तंग कर लेंगे तो हम फिर तंग ही रहेंगे। सही। हमें चाहिए अपने शहरों को भी खोले, अपने दिलों को भी, अपनी आंखों को भी खोले, अपनी बाहें खोले। बेशक। और मुझे एक बाहें खोल के कोई यूं यूं कर रहा है, वो कौन है, वो कौन है, मैं आपको बताता हूँ वो कौन है। यह है कमर्शियल चलाने वाले लोग। ये इश्तिहार नहीं चलाएंगे, ये चैनल नहीं चलेगा, ये चैनल नहीं चलेगा, आप और हम नहीं चलेंगे। ये तो चल जाएंगे, आप और मैं नहीं चलेंगे। हमें चैनल को चलाने के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, और ब्रेक लेके हम वापस आते हैं और फिर आपसे सुनते हैं वो चीज़ें जो आपने अब तक, मतलब यानी कि अपनी जान बचा के आप हमारे साथ बैठी हुई हैं। इसके बाद हम चलेंगे मौसीकी की तरफ। और फारूक सत्तार भाई क्योंकि ख़ुद भी आपकी 3-4 गज़लों का जिक्र फरमा चुके हैं, तो यकीनी तौर पे इनकी भी पसंद की होंगी। तो हम ब्रेक लेके अभी वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, अगर जा रहे हैं तो बैठ जाएं, बिल्कुल मत जाएं। लाइट जाने वाली है, पूरा प्रोग्राम देख के जाएं। लाइट चली जाए तो इसको जनरेटर पे ले आए, जनरेटर चला जाए तो गैस से टीवी चलता नहीं है, लेकिन चलाएं, देखते रहिए। आते हैं, राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम मौजूद हैं इस वक्त जनाब मोहतरम फारूक सत्तार साहब के साथ, और मोहतरमा मुन्नी बेगम उर्फ नादरा। फिल्मों में नहीं गाया आपने? नहीं। उसकी क्या वजह है? उससे ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब बहुत पहले जब मैं 72 में आई थी तो मैं लाहौर गई थी, वहाँ पे मुझे लाला सुधीर थे, उन्होंने बुलाया था, उनका एक पिक्चर बनना था सजावल, उसके गाने के लिए उन्होंने मतलब मुझे रिहर्सल वसल कराया, लेकिन फिर पता नहीं कुछ मुझे अच्छा नहीं महसूस हुआ। मैं उसी रात को ट्रेन पकड़ के आ गई। ट्रेन पकड़ के आ गई, उसमें बैठ के आ गई? अच्छा, बैठ के आ गई। मैं ट्रेन पकड़ी नहीं, पकड़ के लटक गया। ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपको हीरो कौन से पसंद है फिल्मों में? मैं फिल्में तो पाकिस्तान का बहुत कम देखती हूँ। अच्छा। लेकिन जो पहले के जो थे, नदीम साहब बहुत अच्छे लगते थे,
मोहम्मद अली साहब बहुत अच्छे लगते थे। ये तो सबको अच्छे लगते थे, हाँ आज भी अच्छे लगते हैं। आज भी लगते थे। भाई मुराद बहुत अच्छे लगते बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, अब हम ज़रा सा एक गुफ्तगू ये करते हैं कि हमारे जितने लोग यहाँ भी बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको भी जो है वो आपको एक अरसे बाद स्क्रीन के ऊपर आपसे हम कलाम होने का मौका मिल रहा है। और जो आप शिकागो में अरसा गुजार के आई हैं और जो लोग रह गए हैं, जो यंग जनरेशन है वो आपको नहीं सुन पाई है, वो मिसिंग है बीच में से ना। वो एक आपकी जो लिसनर्स हैं वो मिसिंग है, क्योंकि आप चली गई अमेरिका तो वो जो बच्चे बड़े हो गए उनको तो नहीं पता भाई अभी मुन्नी बेगम क्या गाती है। तो क्या कुछ गाना पसंद फरमाएंगे आप? क्या सुना है बताइए। एक बार मुस्कुरा दो मशहूर है, और भी बहुत सारे हैं। ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल। मुन्नी, आप, हमारी दुआ है कि आप भी हमेशा मुस्कुराती रहें। हम तो मुस्कुरा लेंगे आपके कहने पे, आप भी मुस्कुराती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आप भी मुस्कुराते रहें। थैंक यू। और हम सब मुस्कुराते रहें इंशाल्लाह। और खुदा करे कि हमारे मुल्क का हर बच्चा, हर आदमी, हर इंसान मुस्कुराए और मुस्कुराहटें हमारा मुकद्दर बन जाए पाकिस्तान का। और हमारे दिल और दिमागों से एक दूसरे के लिए नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, मोहब्बतें जन्म लें और हम सब एक दूसरे के लिए मुस्कुराएं। आपकी आमद पर मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाई। बहुत बहुत फारूक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ़ लाकर इस प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ख़ातिन हज़रात, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।